हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? दैट इज डेटा टाइप। सी के अंदर डेटा टाइप्स जो होते थे वो हमने पढ़े थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? दैट इज ऑपरेटर्स। आपके ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके ऑर्फेंस जो होते हैं उस पर ऑपरेशन करने के लिए काम में आते हैं। सपोज अगर आप 2 + 2 लिख रहे हो तो ये आपके क्या है? ऑर्फेंड्स है। और ये आपका क्या है? दैट इज ऑपरेटर्स। ये आपका ऑर्फेंड है और ये आपका ऑपरेटर है। दैट मीन्स किसी भी ऑर्फेंड के ऊपर कैलकुलेशन करने या ऑपरेशन करने के लिए आपके क्या काम आएंगे? दैट इज ऑपरेटर्स काम आएंगे। सी के अंदर जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके पास 6 कैटेगरीज में होते हैं। आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैसे टर्नरी ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, वो आप मिसलेनियस ऑपरेटर्स की कैटेगरीज में आता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। चलिए, अगर आपको किन्हीं दो नंबर्स पे ऑपरेट करना है, दैट मीन्स ऑपरेशन करना है, तो आपको किस दो या दो से ज़्यादा नंबर्स पे ऑपरेशन करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? दैट मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम सपोज कर लेते कि हमारी ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो उस कंडीशन में आपका जो प्लस ऑपरेटर होता है वो क्या करेगा? आपके दो ऑर्फेंड्स को, दैट मीन्स आपके दो ऑर्फेंड्स को, दैट मीन्स आपका जो ए ऑर्फेंड है और बी ऑर्फेंड है उनको टोटल कर देगा। दैट मीन्स उसका एडिशन कर देगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? दैट इज, अगर हम लिखते ए + बी तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट इज 30, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी? 10 थी और बी की वैल्यू क्या थी? दैट इज 20। तो प्लस ऑपरेटर ने क्या करा? हमारे दोनों ऑर्फेंड्स को ऐड करके हमें डिस्प्ले कर दिया। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट होता है दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करेगा? आपके दो ऑर्फेंड्स की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेगा। अगर सपोज मैं लिखता हूँ बी माइनस ए तो उस कंडीशन में क्या आएगा? दैट इज 10 आएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ए माइनस बी तो उस कंडीशन में क्या आएगा? दैट इज -10 आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है? आपके दो ऑर्फेंड्स के बीच में मल्टीप्लाई करता है। सपोज ए की वैल्यू क्या थी? 10 थी और बी की वैल्यू 20। अगर मैं लिखता हूँ ए स्टार दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? दैट इज 200 आएगा। डिवीजन ऑपरेटर आपका क्या करता है? सपोज अगर मैं लिखता हूँ b डिवाइडेड बाय a दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 10 तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? दैट इज 2। तो ये आपका क्या देता है? दैट इज क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? क्या आपकी ऑर्फेंड्स के बीच में जो रिमाइंडर आ रहा होता है उसको प्रिंट करने के, उसको निकालने के लिए काम में आता है। अगर मैं लिखता हूँ b मॉडुलस a तो उस कंडीशन में क्या होगा? दैट इज 0। अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे यानी कि रिमाइंडर निकालेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? दैट इज 0। देन हमारे पास होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मैं लिखता हूँ a ++ तो क्या हो गया? दैट मीन्स ए की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो गया। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 11। अगर मैं लिखता हूँ a माइनस तो ए की वैल्यू में क्या हो जाएगा? एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। यहाँ पर a++ का मतलब क्या है? दैट इज a = a+1। दैट मीन्स अगर या तो आप ये लिखोगे या a++ लिख दोगे, ये ऑपरेटर यूज कर लोगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो आपकी वैल्यू सेम हो जाएगी। ऐसे अगर आप लिख दो a = a-1 तो ये आपका ये आप ऐसे भी कर सकते थे या आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके इसको यूज कर सकते थे। चलिए अपने नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे कौन से? दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है रिलेशनल के अंदर? दैट इज इक्वल्स टू। दैट मीन्स ये कंपेयर करता है। सपोज आपकी ए की वैल्यू क्या है? दैट इज 10 और बी की वैल्यू क्या है? दैट इज 20। अगर आप लिखते हो a = b तो उस कंडीशन में क्या है? ए की वैल्यू 10 है
और बी की वैल्यू 20 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यूज, दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए जब ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर होता है दैट इज नॉट इक्वल्स टू। ये बिल्कुल किसके तरीके से काम करता है, इक्वल्स टू के अपोजिट काम करता है। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल्स टू से। तो अगर हम लिखते हैं ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 और बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 20। क्योंकि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ट्रू आ रहा है। देन हमारे पास क्या होता है, दैट इज ग्रेटर देन साइन। तो ग्रेटर देन साइन क्या, ऑपरेटर आपका क्या करता है, आपके जो लेफ्ट ऑरफेंड है वो ग्रेटर होना चाहिए आपके राइट ऑरफेंड से। उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर लेफ्ट ऑरफेंड जो है वो आपका जो लेस होगा राइट ऑरफेंड से, उस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा। सपोज अगर मैं लिखता हूँ ए दैट इज लेफ्ट, ये आपका क्या है, लेफ्ट ऑरफेंड है, ग्रेटर देन बी, बी आपका क्या है, दैट इज राइट ऑरफेंड है। ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी, ग्रेटर देन बी है, तो कंडीशन क्या होगी, दैट इज फॉल्स होगी। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। फिर हमारे पास क्या, दैट इज लेस देन ऑपरेटर। लेस देन में क्या है, अगर आपके लेफ्ट ऑरफेंड की जो वैल्यू है वो लेस होगी किससे, आपके राइट हैंड ऑरफेंड से, तो उस कंडीशन में आपका क्या आएगा, दैट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर हम लिखते हैं ए लेस देन बी, ए की वैल्यू हमारी क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 20। तो 10 आपका क्या है, लेस देन है किससे, 20 से, उस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर क्या है, दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। अगर आपका लेफ्ट ऑरफेंड या तो ग्रेटर हो या इक्वल है किसके, राइट ऑरफेंड के, उस कंडीशन में क्या आएगा, दैट इज ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा, दैट इज फॉल। अगर मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो इस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 20। ना ही ए ग्रेटर है बी से, ना ही उसके इक्वलेंट है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। अगर ए की वैल्यू 20 होती और बी की वैल्यू भी 20 होती, और मैं लिखता ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो इस कंडीशन में क्या आता, ट्रू आता। लेकिन अगर मैं लिखता ए ग्रेटर देन बी, तो इस कंडीशन में क्या आता, फॉल्स आता। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या करता है, चेक करता है कि आपका लेफ्ट ऑरफेंड जो है या तो वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, राइट ऑरफेंड के, उस कंडीशन में ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आप लिखते हो ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो आपका लेफ्ट ऑरफेंड या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, आपके राइट ऑरफेंड। दैट मीन्स आपकी ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और वो क्या है, लेस है बी से, उस कंडीशन में भी ट्रू आएगा। अगर ए की वैल्यू इक्वल भी होती बी से, उस कंडीशन में भी ट्रू आएगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। तो आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं आपके लेफ्ट ऑरफेंड और राइट ऑरफेंड के बीच। उम्मीद करता हूँ आपको रिलेशनल ऑपरेटर क्लियर हो गए। चलिए अपने नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे कौन से होते हैं, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वो आपकी वैल्यूज को असाइन करते हैं। सपोज अगर मैं लिखता हूं ए इक्वल्स टू, अगर मैं लिख रहा हूं ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, तो ए की वैल्यू इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर मैं लिख रहा हूँ बी इक्वल्स टू 20, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं लिखता हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए और बी को का टोटल करके वो किस में असाइन कर रहे हैं हम, दैट इज सी के अंदर असाइन कर रहे हैं। उस कंडीशन में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 30 हो जाएगी। देन आपका क्या होता है, प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर। ये आपका क्या कहता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहलाता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, सपोज अगर आप लिखते हो ए प्लस इक्वल्स टू बी, तो इस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 30, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और उसमें क्या करेगा, बी की वैल्यू को ऐड कर देगा और उसके इक्वल असाइन कर देगा। दैट मीन्स अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 30 हो जाएगी।
ऐसे ही आपका क्या होता है माइनस इक्वल्स टू, ये भी आपका एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके अंदर आप क्या करते हो, अगर मैं लिखता हूँ b माइनस इक्वल्स टू a, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 20 थी और इसके अंदर a की वैल्यू को माइनस कर दे रहा हूँ, इस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 10 हो जाएगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए होता है, ऐसे आप डिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, मॉडुलस के लिए यूज़ कर सकते हो। ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ये आपका क्या लेफ्ट शिफ्ट बाइनरी ऑपरेटर है, ये आपका राइट शिफ्ट बाइनरी ऑपरेटर है, ये आपका बिट वाइज एंड ऑपरेटर है। चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं, जो अभी तक हमने करा उसको प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। तो मैं अपना सी ओपन कर लेता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं है क्या करता हूँ, हैश इंक्लूड, दैट इज, पहले मैं इसको स्पेस खत्म कर देता हूँ, दैट इज stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। मैं यहाँ लिखता हूँ मेन कर्ली ब्रेसेस इंट a इक्वल्स टू 10 कॉमा b इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या है 10 है और b की वैल्यू क्या हो गई 20। स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट a ग्रेटर देन b और इसको बंद करता हूँ और सेमीकोलन लगा के एंटर करता हूँ और यहाँ पे गेट ch देता हूँ और कर्ली ब्रेसेस कर देता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आपको क्या दे रहा है, प्रिंट, मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं लिखा था इसलिए एरर आ रहा था, मैंने प्रिंट एफ लिख दिया। अभी क्या दे रहा है 2 एरर दे रहा है। कह रहा है करेक्टर, अब करेक्टर कांस्टेंट को ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हमें ये किसके साथ लिखना पड़ेगा, इफ़ के साथ लिखना पड़ेगा। इफ़ a ग्रेटर देन b, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हम क्या प्रिंट करा देंगे, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अदरवाइज वो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट फॉल्स। तो अभी क्या आएगा, अगेन प्रिंट की जगह मैंने प्रिंट एफ नहीं लिखा था, अभी क्या आ रहा है फॉल्स, क्योंकि कंडीशन क्या है फॉल्स है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा था, कंडीशन क्या आ रहा है फॉल्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, दैट इज ट्रू, ट्रू आ रहा है। अगर मैं ए की वैल्यू क्या कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, उस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं ऑपरेटर के अंदर, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू लगा देता हूँ, तो अब क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। चलिए अब कंपाउंड में असाइनमेंट ऑपरेटर कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, दैट इज, मैं लिखता हूँ दैट इज a प्लस इक्वल्स टू b, और यहाँ क्या करता हूँ प्रिंट एफ %d, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, दैट इज a की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, दैट इज, अगेन वही प्रिंट, यहाँ डॉट लग गया, यहाँ कॉमा होना चाहिए था। a की वैल्यू क्या हो गई 40 हो रही है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, दैट इज 20 थी। अगर मैं 10 कर देता हूँ दैट इज 30 हो जाएगी। अगर यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ तो ये क्या होगा, दैट इज अब -10 आएगा, क्योंकि अगर मैं a के अंदर से b की वैल्यू मैं करूँगा तो क्या होगा, दैट इज 10 आएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने ऑपरेटर्स वाली स्लाइड्स पर चलते हैं वापस। तो ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। अब अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स को देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे कौन से, हम मिसलिनियस ऑपरेटर ले लेते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, आपका जो स्टोरेज अमाउंट है, दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल आपके कितने बाइट्स कंज्यूम करेगा आपकी मेमोरी में, उसका साइज बताता है।
जब मैं आपको पहली वीडियो करा रहा था तो उस कंडीशन में मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके आपको दिखाया था। ऐसे ही आपका M% एक ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, आपका रिटर्न करता है या फिर आपका एड्रेस वेरिएबल को होल्ड करता है। दैट मीन्स एड्रेस वेरिएबल के लिए काम करता है। दैट मीन्स रिटर्न करता है एड्रेस वेरिएबल को। एक आपका स्टार होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है, पॉइंटर्स के लिए यूज़ होता है। आप क्या करते हो, अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो आप स्टार साइन और उस वेरिएबल का नाम लिख देते हो। देन आपका एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो क्वेश्चन मार्क और कोलन से। ये आपका शॉर्टकट टू इफ भी कहलाता है। ये शॉर्टकट टू इफ भी कहलाता है। ये आपका कौन सा होता है, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। इसको भी अगर हम यूज़ करके देख लेंगे अभी, या जब हम प्रोग्राम्स कर रहे होंगे तो सारे इन ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हमारे पास कौन से हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास जो होते हैं वो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके जो कैलकुलेशन या जो ऑपरेशन करते हैं वो किस पर करते हैं, बिट्स पर करते हैं। और ये आपकी ट्रुथ टेबल है किसकी, बिट वाइज ऑपरेटर की। अगर पी की वैल्यू क्या है, 0 है, और क्यू की वैल्यू क्या है, दैट इज 0 है। अगर मैं लिखता हूँ एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ पी एंड क्यू, तो वो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 0। अगर मैं बाइनरी और यूज करूंगा तो उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 0। अगर मैं एक्स और यूज करूंगा तो उस कंडीशन में भी 0 यूज करे आउटपुट आएगा। अगर मैं पी की वैल्यू 0 कर देता हूँ और क्यू की वैल्यू 1 करता हूँ, उस कंडीशन में एंड में क्या आएगा, 0 आएगा, और में 1 आएगा, और आपका एक्सऑर ऑपरेटर क्या यूज करेगा, उसका भी आउटपुट 1 आएगा। अगर पी की वैल्यू 1 होती है और क्यू की वैल्यू 1 होती है, उस कंडीशन में आपका जो एंड ऑपरेटर होगा, बाइनरी एंड ऑपरेटर होगा, वो क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा 1। अगर और होगा वो भी रिटर्न कर रहा होगा 1, लेकिन एक्सऑर क्या रिटर्न कर रहा होगा, 0। अगर पी की वैल्यू 1 होती है और क्यू की वैल्यू 0 होती है, तो उस कंडीशन में एंड ऑपरेटर आपका क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 0। पी और ऑपरेटर क्या यूज करेगा, दैट इज 1, और आपका एक्सऑर ऑपरेटर जो यूज करे आउटपुट रिटर्न करेगा, दैट इज 1 ये करेगा। जब भी आप बाइनरी कैलकुलेशन करोगे, दैट मीन्स बिट वाइज ऑपरेशन पे काम कर रहे होंगे, तो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। ये भी आपको बिट वाइज ऑपरेटर भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास सी लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले जो आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं, दैट इज टोकन्स होते हैं। टोकन्स क्या होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आपका क्या होता है, दैट इज टोकन, और वो इंडिविजुअल यूनिट होता है। आपके क्या सी के अंदर कौन कौन से टोकन्स हो सकते थे, जैसे कीवर्ड्स हो सकते थे, आइडेंटिफायर्स हो सकते थे, लिटरल्स हो सकते थे। जो भी आपने ऑपरेटर्स यूज करें वो भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, दैट इज टोकन्स की कैटेगरी में आते हैं। देन आपके सेपरेटर्स हो सकते थे। तो हम एक एक करके सब चीज़ों को, सारे एलिमेंट्स को देख लेते हैं। सी के अंदर जो आपके ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स हैं, वो जब सी बनी थी, जब आपका उस कंडीशन में क्या थे, अभी जो आपके पास सी के कीवर्ड्स हैं वो कितने हैं, दैट इज 32 है। लेकिन जब आपकी डेनिस रिची ने सी डेवलप करी थी, तो डेनिस रिची ने जो आपके कीवर्ड्स दिए थे, उस टाइम जो सी के पास कीवर्ड्स थे वो कितने थे, दैट इज 27। ये डेवलप होते होते अब कितने हो गए, दैट इज बाद में कितने डेवलप हुए, दैट इज 5। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज 32 है। अब आपके पास सी के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो कितने, दैट इज 32, और उसकी टेबल ये है आपके पास। इन कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा टोकन क्या था, दैट इज कीवर्ड्स, और सी के अंदर हमारे पास कितने कीवर्ड्स होते हैं, दैट इज 32। जब डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था, और जो डेनिस रिची के कीवर्ड्स दिए गए थे उस कंडीशन में वो कितने थे, दैट इज 27 थे। देन हमारे पास क्या होते हैं, सेपरेटर्स होते हैं। जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किसी भी वेरिएबल को सेपरेट कर रहे होते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे होते हो, दैट मीन्स अगर आप लिखते हो a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, तो इस कंडीशन में आपने कौन सा सेपरेटर यूज करा, एक कॉमा सेपरेटर यूज करा और एक सेमीकोलन सेपरेटर यूज करा। यहाँ पर सेमीकोलन क्या करता है, आपके स्टेटमेंट को सेपरेट करता है, और कॉमा आपका किस लिए काम आता है,
आपको आइडेंटिफायर्स को सेपरेट करने के लिए काम में आता है। आप एक्सप्रेशंस सेपरेट कर सकते थे। फंक्शंस अगर आप आगे जब पढ़ोगे उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स दे सकते थे, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए आप कौन से ऑपरेटर सेपरेटर का यूज़ करते हो, दैट इज कॉमा। सेमीकोलन आपके किस लिए यूज़ होता है, वो आपके स्टेटमेंट्स, सपोज आप क्या लिखते हो, CLR SCR लिखा, CLR SCR सेमीकोलन, फिर आपने लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दिया, इसको भी आपने सेमीकोलन दिया। तो आपके जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं वो किससे टर्मिनेट हो रहे हैं, दैट मीन्स सेपरेट हो रहे हैं, वो किससे हो रहे हैं, दैट इज सेमीकोलन। तो हमारा सेमीकोलन भी एज एक सेपरेटर यूज़ होता है। फिर जब आप क्या कर रहे होते हो, फॉर लूप या वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हो या इफ कंडीशन यूज़ कर रहे होते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या डालते हो, दैट इज ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स भी आपके क्या होते हैं, एज ए सेपरेटर यूज़ होते हैं। तो जो भी चीज़ इस ब्लॉक्स के अंदर लिखी है वो सेपरेट होती है एक दूसरे से, तो हमारे ब्लॉक्स भी एज अ सेपरेटर यूज़ होते हैं। देन हमारे पास होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स भी एज अ सेपरेटर यूज़ होते हैं। अगर आप कोई एरे डिफाइन कर रहे थे, सपोज आपने लिखा A2, तो ये क्या हुआ, आपके ये जो ब्रैकेट्स हैं ये एरे का साइज बता रहे हैं। अगर आपने लिखा A2, 4 ओ ब्रैकेट में 4, तो ये आपके रोज और कॉलम्स को सेपरेट कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ये आपके एरेज के साइज को सेपरेट कर रहे होते हैं या इंडेक्सेस को सेपरेट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सेपरेटर कौन कौन से होते हैं, दैट इज कॉमा सेपरेटर होता है, सेमीकोलन सेपरेटर होता है, ब्लॉक सेपरेटर होता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफायर्स। अब आपके आइडेंटिफायर्स होते क्या है, जो आपके वेरिएबल के नाम होते हैं। सपोज आपने लिखा, एक वेरिएबल का नाम लिया, सपोज आपने लिखा इंट ए। जो आपका ए है ये क्या है, दैट इज आइडेंटिफायर है, ये आपका आइडेंटिफायर है। सपोज आपने लिखा कैर एक्स, तो एक्स क्या है आपका, ये एक आइडेंटिफायर है। या फिर आप अगर कोई फंक्शन बना रहे हो, सपोज आपने लिखा ए या सम कैलकुलेट करने के लिए आपने फंक्शन बनाया, तो जो सम है, जो फंक्शन का नाम है, ये आपका क्या है, एक आइडेंटिफायर है। या फिर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई यूनियन बना रहे हो, जो भी चीज़ आप बना रहे हो और उसको आप प्रोग्राम के अंदर यूज़ करोगे, दैट मीन्स किसी भी नाम को जो आप बनाकर उसको आगे यूज़ करोगे प्रोग्राम के अंदर, वो क्या है, आइडेंटिफायर्स है। वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, स्ट्रक्चर्स का नाम, यूनियन का नाम, किसी भी चीज़ का जो नाम है वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर। किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने के लिए, दैट मीन्स उसका नाम रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आप दैट मीन्स किसी भी आइडेंटिफायर का नाम वो अपर केस या लोअर केस के अंदर हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा, या तो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर आप कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि दैट मीन्स किसी भी आइडेंटिफायर का नाम आप एज अ कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर के अंदर, नाम के अंदर कीवर्ड का नाम नहीं आएगा। जो आइडेंटिफायर की लेंथ है वो डिपेंड करती है आपके किस पर, दैट इज कंपाइलर टू कंपाइलर। मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो आपके आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट इज 31 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। तो सपोज अगर मैं लिखता हूँ ए, तो ये क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर ए, तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैं लिखता हूँ 9A, तो ये क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर है। कोई भी आइडेंटिफायर का नाम किससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज न्यूमेरिक कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वो किससे स्टार्ट होगा, या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, वो कैपिटल हो सकता था या स्मॉल हो सकता था, या फिर अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते थे। दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर ए, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अब फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बाद यहाँ पर नंबर यूज़ कर सकते थे। पहला कुछ भी, पहला क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके बाद आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हो अपने आइडेंटिफायर के नाम में। चलिए, आपको पता चल गया होगा आइडेंटिफायर क्या होते हैं। अब आप नेक्स्ट अपने टोकन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या होते हैं, दैट इज आपके लिटरल्स होते हैं। शायद हमारा लिटरल्स रह गया क्योंकि हमने लिटरल्स नहीं लिखा है।
यस, हमारे लिटरल्स रह गए। लिटरल्स क्या होती है? दैट मीन्स आपकी वैल्यू। सपोज आप लिखते हो a इक्वल्स टू 5, तो आपका a क्या है? ये आइडेंटिफायर है, और ये आपका क्या है? दैट इज लिटरल है। जो वैल्यूज होती हैं दैट आर कॉल्ड लिटरल्स। तो आज जो आपने पढ़ा वो क्या, हमने सारे टोकन्स कर लिए, दैट मीन्स कीवर्ड्स हमने समझ लिए, आइडेंटिफायर समझ लिया, लिटरल समझ लिया, ऑपरेटर्स हमने पढ़े ही हैं, और हमने सेपरेटर पढ़ लिया। आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? दैट इज हमने सी के अंदर ऑपरेटर्स पढ़े। देन हमने एलिमेंट्स ऑफ सी, दैट मीन्स हमने टोकन्स, जो हमारे सी के अंदर टोकन्स होते हैं उसको हमने पढ़ा। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।